बिदा जेतमालुत ने कहां बचाया था? श्रीनगर में उसको शरण कौन देता है? सांगा राजा बना तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? मालवा का सुल्तान कौन था? गुजरात का सुल्तान कौन था? उसने खातोली के युद्ध में किसको हराया? पाड़ी के युद्ध में किसको हराया? गागरोन के युद्ध में किसको हराया? महमूद खिलजी सेकंड, जो कि कहां का सुल्तान था? दोनों अपने साम्राज्य का, मालवा तथा मेवाड़ में लंबे समय से, और उसने एक उसके विद्रोही को शरण दी थी, क्या नाम था? मदन राय कहां का था? उसे कौन सा किला दिया गया था? महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कौन करता है? हरिदास चारण को सांगा ने कितने गांव दिए थे? ईडर के युद्ध में उसने किसको हराया? मुजफ्फर शाह। किसको हराया? मुजफ्फर शाह कहां का राजा था? दोनों अपने साम्राज्य का, दोनों में लंबे टाइम तक लड़ाई किस बात को लेके थी? और मुजफ्फर शाह किसकी सहायता कर रहा था? सांगा खिलाफ किसकी सहायता कर रहा था? महमूद खिलजी। किसकी? महमूद खिलजी। और ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में कौन कौन लड़ रहे थे? मुजफ्फर शाह किसका साथ दे रहा था? और रायमल का साथ कौन दे रहा था? सांगा दे रहा था। बयाना का युद्ध कब होता है? उस समय बयाना किला बाबर ने किसको दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा। बाबर का सेनापति कौन आया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? खानवा का युद्ध कब हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। सांगा ने कौन से किले पे कब्जा कर लिया था? दिल्ली के आसपास के कितने गांवों पर? और सांगा अफगानों के साथ क्या बना रहा था? अफगानों का कौन सा नेता उसके साथ था? और बाबर कहता है कि मुझे भारत में किसने बुलाया था, लेकिन इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसकी सहायता नहीं की थी। इस युद्ध में बाबर क्या करार देता है इसको? कौन सा कर हटा देता है? जो कि किससे लिया जाता था? क्या नहीं पीने की सौगंधें खाता है? और सांगा ने राजाओं को लेटर लिखे, तो उनमें कौन कौन राजा भाग लेने के लिए? आमेर का कौन आया? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन आया? बीकानेर से कौन आया? मेड़ता से कौन आया? वीरमदेव। आपके वागड़ से कौन आया? देवलिया से कौन आया? मेवात का कौन आया? हसन खां मेवाती। सादड़ी का। सांगा घायल होकर बाहर गया तो युद्ध को लीड किसने किया? युद्ध में जीत किसकी हुई? और बाबर ने क्या उपाधि धारण की? इतनी बातें पढ़ी, मुझे दिखाना एक। जो आपने एक लाइन लिख रखी है कि सभी राजाओं को सहायता के लिए बुलाया, लिखा ना, लेटर भेजे। इसके कोष्टक में आप एक शब्द लिख लो। ये लेटर लिखने को ना उस समय बोलते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? तो इसके कोष्टक में लिख लो पाती परवन। तो पूछ ले कभी, थोड़ा दिमाग में रहे अपने। चिट्ठी पत्री लेटर कोई बोलते हैं, परवाना परवाना लेटर कोई बोलते हैं। हेलो, जो लिखा आपने कि अरे कोई कर लेंगे बात एक बार, अरे रुक जा तो पहले लिख ले, मैंने जीता का है। तो पाती परवन, वो जो लाइन लिखी है आपने कि सभी राजाओं को पत्र लिखा तथा खानवा में सहायता के लिए बुलाया, उस लाइन के कोष्टक में लिख लो पाती परवन। लेटर लिखने को बोलते पाती परवन, है ना? पाती चिट्ठी पत्री नहीं बोलते, चिट्ठी पत्री, परवाने चिट्ठी पत्री। हाँ, आप पूछ लो तुम क्वेश्चन, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर कल मैंने ध्यान नहीं रखा था और जाला अज्जा ने लीड की थी इसकी सांगा के युद्ध। जब घायल हो गया था तो जाला अज्जा ने नेतृत्व किया था। जाला अज्जा ने नेतृत्व किया था। तो ये तो अधिकार सर उनको दिया गया था ना, चुंडावत वालों को। उनको तो हरावल का था केवल, कि सेनापति अगर बाकायदा रतन सिंह चुंडावत को कहा गया था कि भाई तुम नेतृत्व कर लो। उसने कहा नहीं, मेरे पूर्वज चुंडा ने कहा था कि मैं राजा की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, तो हम राजा का मुकुट भी कैसे धारण करें, हम केवल सेनापति आगे लड़ेंगे, राजा का मुकुट झला अज्जा को दिया जाए। ठीक है, चलो आगे। अब अपने कल पढ़ा कि भाई खानवा युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर। कौन हार गया? सांगा। सांगा क्यों हार गया था, क्या कारण थे? लिखो सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। सांगा की हार के कारण, कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। देखो कल ही हमने बात की थी कि सांगा की जो सेना थी उसमें एकता नहीं है ना, कि अलग अलग सेनापति है, सेनापति मर गया तो उसकी सेना भी बाहर चली गई। इसका मतलब सेना अलग अलग ऑर्डर फॉलो कर रही है, एक आदमी का ऑर्डर फॉलो नहीं करती। जबकि संगठन तभी कम काम कर पाता है जब ऑर्डर देने वाला बंदा क्या हो? एक। ऑर्डर देने वाले बंदे अलग होंगे तो कभी भी संगठन ढंग से काम है। आगे आप पबेड पढ़ेंगे तो पबेड में एक सिद्धांत पढ़ेंगे, आदेश की एकता।
क्या सिद्धांत पढ़ेंगे? आदेश हमेशा कहां से आने चाहिए? एक जगह से आने चाहिए। आदेश जब भी एक से अधिक जगह से आते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम, तो बस सांगा वाली सेना में भी यूनिटी की कमी थी। देखो, सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगा's आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगा's आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगा's आर्मी। पूरा राजस्थान इकट्ठा होकर चला गया था, एकता पता नहीं कहां रह गई थी। एकता और चली जाती, सांगा हारता, भगवान जाने कहां रह गई थी। लिखो, इसी में लिखो आगे, इसी के पॉइंट में लिखना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी, तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। हिज आर्मी वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना का युद्ध हो गया था 16 फरवरी। खानवा हो रहा है 17 मार्च। बीच में कितना टाइम है? इसका मतलब सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी करने के लिए कितना टाइम दे दिया? बयाना जीतते हाथों हाथ आगरा की तरफ आक्रमण कर देता तो बाबर को इधर आने का मौका भी नहीं मिलता, अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाने का मौका भी नहीं मिलता, अपने तोपें लगाने का भी मौका नहीं मिलता, सांगा के बारे में पता करने का भी मौका। हाथों हाथ अटैक कर लेते, पर आपने रेस्ट ले लिया तो अगले वाले भारी पड़ गए आप। लिखो, 2 नंबर लिखो, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना। बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना। बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया। लिख लो, पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। किसने युद्ध की तैयारी का टाइम दे दिया था? सांगा ने। किसको दे दिया था? बाबर को युद्ध युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। एक ये भी रहा कि आप जब घायल हो, आपके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, तो आप पीछे रह के लड़ते। आप आगे जाके लड़े, एक तीर आपको लगा, आप मरे नहीं, केवल घायल हुए, लेकिन सेना तो वापस चली गई। तो घायल सांगा को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, इस प्रकार आगे जाके लड़ना नहीं चाहिए। वो केवल पीछे बैठ के निर्देश देता तो शायद ज्यादा अच्छे से लड़ पाते वो लोग। लिखो, घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। एक चक्कर ये भी पड़ा कि जब सांगा की सेना हारती दिखी तो उसके साथ के कई लोग थे और उनको लगा मर जाएंगे, क्यों मरे अपने इस तरफ से, तो वो सांगा का साथ छोड़ के किससे मिल गए? तो सांगा के कई साथी उससे विश्वासघात करते हैं और युद्ध के बीच में सांगा का साथ छोड़ के किससे मिल जाते हैं? देखो, सांगा के कुछ साथियों ने, सम एलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने, सम एलीज ऑफ सांगा, सांगा के कुछ साथियों ने, सम एलीज ऑफ सांगा, उससे विश्वासघात किया। बीट्रेड किया, उससे विश्वासघात किया, बीट्रेड हिम, तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। युद्ध के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर। जैसे मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है रायसीन। क्या नाम है? क्या नाम है जगह का? रायसीन। और रायसीन का एक बंदा था, उसका नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था? लड़ने तो किसकी तरफ से आया था? सांगा, लेकिन बीच में जाके किससे मिल गया था? बाबर से मिल गया था। ऐसे अपने नागौर से कुछ लोग लड़ने के लिए गए थे, खानजादे मुस्लिम। कौन लड़ने के लिए गए? और ये खानजादे मुस्लिम भी लड़ने तो किसकी तरफ से गए थे? सांगा, लेकिन बीच में किससे मिल गए थे?
लिख लो जैसे, लाइक, इसी पॉइंट में लिखना जैसे, लाइक। अखिराज देवड़ा क्यों मिलेगा? कहां पढ़ा तूने ऐसा? नहीं मिला। लिखो जैसे, रायसीन का सलहदी तंवर, लाइक सलहदी तंवर ऑफ रायसीन। रायसीन मध्य प्रदेश में जगह है। जैसे नागौर का सलहदी तंवर, लाइक सलहदी तंवर ऑफ नागौर, सॉरी रायसीन, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम एंड खानजादे मुस्लिम्स ऑफ नागौर, तथा नागौर के खानजादे मुस्लिम। तो सांगा की हार के हम कारण पढ़ रहे हैं, तो हम कारण पढ़ रहे हैं कि सांगा की जो सेना है उसमें एकता की कमी थी। सांगा ने बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था? समय दे दिया। सांगा घायल था फिर भी युद्ध के मैदान में चला गया। और सांगा की कुछ साथी सांगा का साथ छोड़ के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर। अब सांगा हार रहा है तो बाबर जीत रहा है। सांगा की हार का कारण है कि सांगा की कुछ कमियां है, तो बाबर जीत रहा है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें रही होगी। एक पक्ष हारता है तो एक पक्ष जीतता है। हारने वाले की कमी है तो जीतने वाले में कुछ अच्छी बातें भी रही होगी, जिस वजह से उसने अगले को हरा दिया। ऐसा बाबर के पास क्या था जो सांगा के पास नहीं था, जिस वजह से सांगा हार गया? तो एक तो मैंने कल बताया था कि बाबर तोप लेके आया था। क्या लेके आया था? और अपने यहाँ वालों ने तोपें देखी भी नहीं थी। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर, बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। अगला पॉइंट लिख लो। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। कल मैंने एक लड़ने का तरीका बताया था, उनका तीन तरफ से घेर के मारते, तुलगुमा। क्या होता है? लिख लो, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। कल मैंने एक बताया था कि अपने इधर वाले हाथियों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते, और हाथी युद्ध की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं थे, जबकि बाहर से अब जो भी लोग आते थे ये घोड़े लेके आते। क्या लेके आते? घोड़ा युद्ध में ज्यादा अच्छा था बनिस्बत किसके? हाथी के। पहले जब भारत भारत वालों की लड़ाइयां होती तो इधर वालों के पास भी आती, उधर वालों के पास भी आती, पार पड़बुड़ आ गई थी। लेकिन जब ऐसे लोगों से मुकाबला हुआ जिनके पास क्या थे? घोड़े, तो अब हाथी आपके इतने असरकारक नहीं थे। लिख लो, मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स, मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स यूज्ड हॉर्सेस। बाबर ने, ये कौन था? मुगल था। मुगल सैनिकों ने घोड़ों का प्रयोग किया था, मुगल सोल्जर्स यूज्ड हॉर्सेस, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स, राजपूतों ने किसका प्रयोग किया? हाथियों का प्रयोग किया। फिर आपके एक अपने ये भी एक समस्या थी, अपने यहाँ पे हथियार बहुत भारी यूज में लिया करते। आज भी अपने किससे कहानियां सुनेंगे पुराने, तो एक साहब फलाने राजा का भाला इतना किलो का था, फलाने राजा की तलवार इतने किलो की, तो बहुत हैवी वेपन्स यूज में लेते। क्योंकि बाहर से जो मुगल तुर्क आ रहे थे इनके हथियार बहुत हल्के थे, पतली तलवारें थी। आप हल्के हथियार से जल्दी तेजी से वार कर सकते हो, तेज गति से मार सकते हो बनिस्बत किसी भारी हथियार के। लिख लो, मुगल सैनिकों ने राजपूत सैनिकों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स, मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। मुगल सैनिकों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल सोल्जर्स यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत्स। ये हो गया भाई खानवा युद्ध में सांगा की हार के कारण। दोनों तरफ से कोई सांगा की हार के कारण पूछे तो भी ये लिखने, अगला कभी पूछ ले बाबर की जीत के कारण, बात तो सेम ही है ना। एक हारा तो दूसरे वाला क्या है? जीता। जो जीता है उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, जो हारा उसमें कुछ कमी है। क्या कमियां है? तो सांगा की सेना में किसकी कमी थी? एकता की, क्योंकि सेनापति क्या थे? अलग अलग। फिर और क्या कमी है? कि उसने बयाना के बाद में युद्ध की तैयारी का क्या दे दिया था? समय। और क्या कमी है? खुद घायल है फिर भी युद्ध के मैदान में चला गया। आपके साथी जाके किससे मिल गए? बाबर। बाबर के पास में क्या थी? तोपे। बाबर के लड़ने का तरीका क्या था? तुलगुमा। बाबर के पास थे घोड़े और आपके पास क्या थे? हाथी।
बाबर के पास थे हल्के हथियार और आपके पास क्या थे। अब लिखो खानवा युद्ध का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। भाई मुख्य राजा तो सांगा था, पर सांगा की सहायता करने के लिए अलग अलग राजा गए हुए थे। और अपने यहाँ मिलिट्री में सिस्टम था कि जो राजा जितनी सेना लेके गया, यदि वो राजा मर गया तो उसकी सेना लड़ती नहीं थी। तो ये तो यूनिटी वाली बात थोड़ी हुई, एक जगह जाके खड़े होने को यूनिटी थोड़ी कहते हैं, है ना। ऑर्डर भी तो फॉलो होने चाहिए ना सारे के सारे, बस ये। हाँ, मध्य एशिया में है, नहीं थे, अभी भी तो इनोवेशन कमी है अपने। गरीबी का नहीं था भाई, उधर अरब आपस में कई सालों से लड़ रहे थे, तो उन्होंने तोपों वगैरह का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अपने तब तक इतने तोपे वगैरह का प्रयोग था नहीं, कुछ था भी किसी को, तो अपने युद्धों में बड़े तौर पर तोपे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जैसे हालांकि साउथ इंडिया में वास्को डी गामा पुर्तगाली लेके आ गए थे तोपे, पर अपने वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे सिंपल सा मैं बताऊं, भारत का पूरा इतने समय का इतिहास है, हमने नेवी पे कभी ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया ने नेवी बना ली, मतलब वास्को डी गामा पुर्तगाल से चल के नाव पे आपके पास आ गया, आप नहीं गए। हाँ नहीं, बस तो आप जब बाहर कांटेक्ट ही नहीं होगा आपका, तो आपको क्या पता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। किसका? चोल चोल, तो चोल बहुत थोड़े से टाइम के लिए, और इतना भी कोई बड़ा नहीं, ये श्रीलंका और मालदीव गए, तमिलनाडु वालों में नाने रहे हैं श्रीलंका सब गए, है ना। हम भाई साम्राज्य विस्तार का एक, और इनमें एक एंथुसियाज्म जो था ना, वो कभी नहीं कि अगला एक बंदा मध्य एशिया से लड़ने के लिए आ गया आपके पास। तो आप वो एंथुसियाज्म देखो उस बंदे का कि वहां से आ गया, और उस क्षेत्र में आ गई थी तोपें वगैरह, आ गई, इस क्षेत्र में नहीं आ पाई, लड़ाई मार पहले चल रही थी तो आ गई। तो इनोवेशन वाला कुछ नहीं था, युद्धों का दौर था, तो युद्धों के दौर में कई चीजें पहले आ गई, कहीं पर कई चीजें लेट आ गई। क्या लिखा? खानवा युद्ध का महत्व अब सुनना, देखो महत्व है, परिणाम, प्रभाव, कॉन्सिक्वेंस, इंपोर्टेंस, रिजल्ट, इंपैक्ट, ये सारे शब्द एक है। किसी भी घटना से पहले होने वाली घटनाएं कारण है, किसी भी घटना के बाद में होने वाली घटनाएं क्या है? परिणाम। खानवा से पहले जो कुछ हुआ होगा वो खानवा का कारण, खानवा के बाद में जो कुछ हुआ है वो खानवा का। अब खानवा के बाद में क्या क्या हुआ, खानवा के बाद की चीजें देखते हैं। बाबर युद्ध में जीत गया, बाबर एक साथ दो शक्तियों को हरा गया, अफगान हार गए, राजपूत हार गए। कौन कौन हार गए? अफगान और, नॉर्थ इंडिया में तब दो ही बड़ी शक्तियां थी, या तो थे अफगान और या कौन थे? राज। दोनों एक साथ हार गए, तो बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कमजोर हो गया? यदि ये नहीं हारते तो बाबर के लिए भारत में राज करना इतना आसान है? नहीं होता, लिख लो। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। खानवा लास्ट लड़ाई है जिसमें राजस्थान वाले एक होके लड़े थे। खानवा के बाद राजस्थान के राजा दोबारा कभी एक होके लड़े नहीं। एक झंडे के नीचे लास्ट बार किसी युद्ध में आए थे, तो कौन से युद्ध में आए थे? खानवा, देख लो। खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वो लास्ट बैटल, खानवा अंतिम युद्ध था, खानवा वो लास्ट बैटल, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन, जिसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी थी। इन विच यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वॉज सीन, राजस्थान के राजपूत राजाओं में क्या दिखाई दी थी? एकता। सांगा
आप लास्ट राजपूत राजा मान लीजिए जो डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज कर रहा है। इसके बाद वाले राजस्थान के राजा डायरेक्टली दिल्ली को चैलेंज नहीं कर पाए। लड़े, लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं आगे पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई की, हम पढ़ेंगे चंद्रसेन ने लड़ाई की, हम पढ़ेंगे सुल्तान ने लड़ाई की, राज सिंह ने लड़ाई की, अजीत सिंह ने लड़ाई की। पर ये तब लड़ रहे थे जब दिल्ली वाले इनके राज्य में घुस गए कि एक बार मेवाड़ में आ गया तो महाराणा प्रताप क्या बचा रहा है, अपने घर को बचा रहा है। यहाँ सांगा आगरा के पास गया हुआ है, सांगा कहां जाके लड़ रहा है, बाड़ी लड़ रहा है, बयाना लड़ रहा है, खानवा लड़ रहा है। सांगा मेवाड़ में नहीं लड़ रहा, अपनी बाउंड्री क्रॉस करके लड़ रहा है। अगली बार से जब भी कोई लड़ रहे थे सांगा के बाद वाले, अब वो है, आप यूं मान लीजिए आपका घर है, मैं आपके घर पर कब्जा करने के लिए आ गया, तो आप कोशिश करोगे कि आपका घर आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। एक है कि आपको मेरा घर तो मेरे पास है, पड़ोस वाले 2-3 प्लॉट और दबाऊं, है ना। सांगा वाली वो है कि सांगा लड़ने के लिए कहां जा रहा है, बाड़ी जा रहा है ना, बयाना जा रहा है, खानवा जा रहा है। सांगा के बाद में कोई भी राजपूत राजा इस प्रकार से डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज, वरना वो बाड़ी के आसपास जाकर अगले आगे आधे के थोड़ा, है ना, वो बयाना जाके लड़ रहा है। बयाना आगरा यार 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक राजधानी के पास में जाके आप लड़ाई कर रहे हो, इससे बड़े क्या राजा हो गया आप। देखो सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग, सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली, जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली, जिसने दिल्ली को सीधी चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली। अभी 2 मिनट रुकोगे, 5 मिनट का गैप ले सकते हो, चलो ठीक है। अच्छा मैं हंसता रहता हूँ हमेशा की। आप में से कितने लोग मेवाड़ से हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ 10-12 लोग है ना। आप में से कितने लोग भरतपुर घूम के आए हैं, 2-3-4-5 लोग है ना। वो भी कभी स्कूल वाले ले गए होंगे तब आप चले गए, ऐसा ही रहा होगा। अच्छा मेरे रूममेट है वो मेवाड़ी है, राजसमंद के है, तो उनका कोई एग्जाम था, उनका एग्जाम था, तो मैं शाम को क्लास लेके गया, तो मैंने जाते पूछा अरे वो एग्जाम सेंटर कहाँ है आपका, उन्होंने कहा यार भरतपुर है एग्जाम का सेंटर। तो मैं क्या हो गया, दुखी क्यों, उनका यार जयपुर दे देते यार सेंटर, यहाँ कहीं यहाँ बैठे एग्जाम दे देते, उदयपुर दे देते तो गाँव भी जाया था, उदयपुर भी पेपर दे के भेजा था, जोधपुर दे देते यार, दोस्त रहते हैं दोस्तों से मिला था, भरतपुर सेंटर आया यार, वहां कहाँ जाऊंगा कहाँ रहूंगा। तो मैंने कहा यार देखो कहाँ जाने की कहाँ रहने की तो आजकल कोई बात ही नहीं है, भरतपुर में भी अपने 10-15 लोग तो सीधे सीधे जानकार है, अपने किसी को लो उन दोस्तों किसी को फोन कर लेते हैं, मिलके भी आ जाना, एग्जाम भी दे के आ जाना। और फिर नहीं भी हो तो आजकल तो होटल्स है यार खूब सारे, ये तो दिक्कत ही नहीं है, रात को बैठ जाओ होटल, मेरे को सुबह एग्जाम दे लेना। और इस पे क्यों दुखी हो रहे हो, तब मैं उनको ही हंसने लग गया कि देखो लास्ट मेवाड़ी जो भरतपुर की तरफ गया था वो सांगा था, है ना। इसके बाद कोई मेवाड़ी उधर भरतपुर की तरफ गया, पर रूट ही नहीं है ना। आप राजस्थान का मैप देख ले, सीधा तो रास्ता ही नहीं है ना मेवाड़ से भरतपुर साइड में जाने का। आप साउथ में, वो पूर्व के अंदर पड़ा है, आप कैसे जाएंगे। वो कितना साम्राज्यवादी है, को लड़ने के लिए भरतपुर गया हुआ है। तो मन को हंस रहा था कि सांगा खानवा में हार के आ गया था, तो मेवाड़ियों का बदला बाकी है। आपका यदि एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तब तो खानवा का बदला ले लोगे, और वरना खानवा का बदला पूरा नहीं होगा। तो जब एकता ऑफ रूट था, उसके बावजूद वो आदमी वहां पर जा जाके लड़ रहा था, तो सांगा गजब साम्राज्यवाद है। मतलब साम्राज्यवादी तो कितना रहा होगा। ये अपने पढ़ते हैं झाला अज्जान, ये गुजरात के थे। ये झाला कहाँ के थे, ये राजस्थान के थे नहीं, झाला गुजरात के थे। उसने गुजरात से इन झालाओं को बुला लिया था, चलो आ जाओ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गया था, है ना। 1192 में त्रैन का युद्ध होता है, त्रैन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। अजमेर उनका मुख्य अड्डा था, अजमेर पे तुर्कों ने क्या कर लिया, कब्जा। तो पृथ्वीराज चौहान के परिवार वाले चले गए यूपी। कहां पर चले गए, यूपी। जो कोई थोड़े बहुत कोई भाई बंधु बच्चे होंगे वो कहां चले गए, यूपी। पृथ्वीराज चौहान की एक ब्रांच चली गई रणथंभौर। कहां चली गई, 100 साल रणथंभौर में राज किया उस ब्रांच ने, 100 साल बाद रणथंभौर वाली ब्रांच भी हार गई, और बचे अब जो थोड़े बहुत बच गए वो भी चले गए यूपी। भाई इनको पता था अपना एक परिवार कहाँ रहता है, यूपी, तो दूसरे वाला परिवार भी कहाँ जाके शिफ्ट हो गया, यूपी। मतलब चौहानों की फैमिली कहाँ जाके शिफ्ट होगी, यूपी। सांगा खानवा के उससे पहले यूपी वाले चौहानों को बुला लेता है, और यूपी वाले चौहानों को कहता है कि तुम साथ देने के लिए आओ, अपने खानवा में मिलके लड़ेंगे। बाबर को हटाते हैं यहाँ से, दिल्ली आगरा दोनों पर कब्जा करते हैं। आगरा तो अफगानों को दे देंगे क्योंकि इब्राहिम लोदी का इनका था, महमूद लोदी लड़ रहे। दिल्ली दे देंगे चौहानों को, क्योंकि लास्ट में सबसे कोई राजपूतों में किसी ने दिल्ली पर राज किया था तो वो पृथ्वीराज चौहान रहे थे, तो दिल्ली चौहानों को दे दी जाए और ये इनको दे दिया जाए, आज वो मिलके लड़ते हैं।
तो आ गए चौहान, उधर से यूपी से लड़ने के लिए आ गए, लेकिन दिल्ली पर इनका कब्जा ही नहीं हुआ, आगरा दिल्ली पर इनका कब्जा ही नहीं हो पाया, क्योंकि तो खानवा में खुद ही हार गए। तो उन चौहानों ने कहा अब आपने हमें बुलाया था, अब हम किधर जाएं? तो सांगा ने कहा एक बार मेवाड़ रुको, थोड़े दिन बाद वापस लड़ाई करेंगे, तब दिलवा दूंगा। लेकिन थोड़े दिन बाद समय नहीं आया, थोड़े दिन बाद इस युद्ध के थोड़े दिन बाद सांगा की क्या हो गई, डेथ। उनको सांगा ने मेवाड़ में बसा लिया था, उनको मेवाड़ में यहीं पर रख लिया था। वो चौहान कहां से आए थे? यूपी। यूपी अपने से पूर्व दिशा में या पश्चिम? पूर्व। पूर्व में, अपने पश्चिम में तो यूपी को ईस्ट में हो गया, अपने वेस्ट में। आज भी मेवाड़ में चौहानों कहते हैं पूर्वीय, क्या कहते हैं? वो पूर्वीय। सारे खानवा से बुलाए थे, खानवा में बुलाए थे सांगा ने, तो पूरे उत्तर भारत के लोग इकट्ठे कर गया था। उसकी कितनी चलती होगी, कितना विजन रहा होगा उसके पास कि वो एकदम ऑफ साइड में जाके वहां पर लड़ाई कर गया था। तो इस प्रकार का लास्ट राजा था जिसने इस प्रकार चैलेंज कर दिया था। उसके बाद वाले भी लड़े। अच्छा, उसके बाद वाले क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उसके बाद इतने संसाधन वाला राजा नहीं बना था, क्योंकि उसका साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा था। इसके बाद इतने साम्राज्य विस्तार वाला राजा बना नहीं। इतना ज्यादा संसाधन, जब साम्राज्य छोटे हैं तो संसाधन भी कम है, संसाधन कम है तो आपकी सेना भी छोटी है, सेना छोटी है तो आप बाहर कभी अटैक करने के लिए जा नहीं पाओगे। सामने वाला बहुत ताकतवर है तो सामने वाला आपकी तरफ आएगा तो आप रोक सकते हो, उसकी तरफ कब्जा कर नहीं सकते। लिखो अगला। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे थे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे थे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे थे। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। जिससे हिंदू कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। जिससे हिंदू कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। जिससे हिंदू कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड हिंदू आर्ट एंड कल्चर। कैसे? जब राजा बड़ा होता है तो रिसोर्सेज ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा, धन ज्यादा है, धन ज्यादा तो अधिक मंदिर बनेंगे, है ना, अधिक पेंटिंग्स बनाई जाएगी, अधिक बुक्स लिखवाई जाएगी। अब जब राजा ही छोटा है तो या तो हथियार खरीद ले, या महल बनवा ले, है, या तो सेना बना ले, और या मंदिर बनवा दे। जब मंदिर, महल, चित्रकला, साहित्य इनका विकास नहीं होगा तो कला संस्कृति को फायदा होगा या नुकसान पहुंचेगा? नुकसान पहुंचा। अच्छा, जब आप हारते हो ना तब आपकी कमियां सामने आती है। जब तक आप जीतते रहते हो तो आपकी कोई भी कमी दिखती नहीं। हारते हो तब आपका पता चलता है। आप जैसे खानवा हारे तो आपको पता चले, अरे अपनी सेना तो एक होकर लड़ती ही नहीं है, वरना ये सेम सेना पहले जीत रही थी तब ठीक ठाक था उनके। हारे तो पता चला अरे तोपें लानी भी जरूरी है। हारे तब पता चला कि हाथी नहीं घोड़े। हारे तब पता चला कि हल्के हथियार होने चाहिए, भारी हथियार होने। तो इस युद्ध ने राजपूतों की जो युद्ध की कमजोरियां थी उनको एक्सपोज कर दिया था कि इनके युद्ध में क्या क्या कमजोरियां होती है। लिखो, इस युद्ध ने, दिस बैटल राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को उजागर कर दिया था। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस ऑफ राजपूतों की सामरिक कमजोरियों को क्या कर दिया था? उजागर कर दिया था ना भाई। आप जब तक आपका नुकसान नहीं होगा तब तक आपका कमियों की तरफ ध्यान जाएगा नहीं। मैं हमेशा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, अभी चल रहा है, तो 4 साल पहले था 2019 में। इंडिया सेमीफाइनल में आ रही। उससे पहले इंडिया ने लगभग सारे मैच जीत लिए थे। कोई एक मैच इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका किससे एक मैच हारी थी? इंग्लैंड से कोई एक मैच हारी थी इंडिया, बाकी लगभग इंडिया ने मैच जात ली थी उसमें। जब इंडिया जीत रही थी तो अखबारों में लिखा था विराट कोहली की प्रभावी कप्तानी, है ना, भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण या भारत का अच्छा गेंदबाजी आक्रमण, सब कुछ चंगा 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 अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं। हम सेमीफाइनल हार गए, 150 ही नहीं कर पाए, 250 रन बनाए न्यूजीलैंड ने, और हम 250 भी पीछे चेज ढंग से कर नहीं पाए। जब हारे तब आया, अरे इस टीम में तो 4 विकेट कीपर है, केएल राहुल, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत। ऐसी कौन सी टीम हो जिसमें 4 विकेट कीपर खिला लेते हो? और तुम, तब पता चला कि इस टीम के पास मिडिल ऑर्डर तो था ही नहीं। ऊपर वाले 3 रन बना रहे थे, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो रन बना रहे तब ठीक है। एक मैच में उन्होंने नहीं बनाए तो नीचे वालों ने बता दिया कि कुछ ही नहीं है। तब पता चला कि पूरे टूर्नामेंट में तुम्हारे 2 स्पिनर मिलके 4 विकेट ले पाए, तो 4-5 ही विकेट थे कुलदीप यादव की, यजुवेंद्र चहल के। तो समझ में आया कि अच्छा ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है।
वही टीम जीत रही थी तब तक ये कमी नहीं दिखी। वो सेम टीम जीत रही तब तक किसी ने नहीं कहा स्पिनर खिलाई क्यों रहे हो जब ये विकेट नहीं ले रहे, आप मिडिल ऑर्डर में कोई ढंग का बैट्समैन क्यों नहीं रख रहे, आप इतने इतने विकेट कीपर के साथ कैसे खेल रहे हो। जब तक आप जीतते रहते हो तब तक ठीक ठाक रहता है। जैसे आप हारते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्री फेल हो गए, आपने कितनी भी पढ़ाई की थी, आप मेंस फेल हो गए, आपने कितनी भी पढ़ाई की थी, लोग आपकी 100 कमियां बताएंगे। भाई साहब जयपुर बैठा ही है, बाकी हमें पता है पढ़ता 2 बार तो हमने देखा इधर उधर भटकते हुए चौराहे पे सीधा सीधा। और यदि आप पास हो गए, भले आप थोड़े बहुत कम पढ़े थे, दूर दराज के लोग भी कहेंगे कि पहले से पता ही था। इसका नहीं होता तो किसका होता, है ना। जब आप हारते हैं तब आपकी कमियां दिखती है, जब आप जीतते हैं तो आपकी कमियां दिखती। हार ने एक्सपोज किया, कमियां सामने ला, ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी। अच्छा, बाबर इस युद्ध को जीत गया था खानवा, तो क्या बाबर ने राजस्थान पे कब्जा कर लिया, क्या बाबर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। वो युद्ध जीता है, पर उसके भी समझ में आ गया था कि आगे बढ़ने में कोई मतलब है, उसको भी नुकसान हुआ, भयंकर वाला नुकसान हुआ। ठीक है, सांगा की सेना लौट के आ गई तो बाबर जीत गया, बाबर चुपचाप उधर से वापस आगरा की तरफ चला जाता है। ये काम हुआ कि सांगा को उसने आगरा की तरफ आने से रोक दिया, पर खुद भी वो राजस्थान की तरफ आया, क्योंकि उसको पता था कि आगे जाने में अपना कोई फायदा, आगे जाएंगे वापस ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने राजधानी से जितने दूर जाएंगे अपने लिए दिक्कत आएगी, और ये अपने घर के अंदर लड़ेंगे, ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे। बाबर के बाद में राजा बनता है हुमायूं। कौन बनता है? हुमायूं भी राजस्थान की तरफ कोई अटैक नहीं करता है। कितने में हुमायूं तो बापड़ा खुद ही हट गया, शेरशाह सूरी ने उसको भगा दिया। हुमायूं के बाद अगला राजा बनता है अकबर। कौन बनता है? अकबर के समझ में आया कि राजस्थान से ज्यादा पंगे नहीं लेने, इससे अच्छा राजस्थान से दोस्ती कर ली जाए, ताकि ये यदि दोस्त बन गए तो बाकियों से पंगे लेने में काम आएंगे। अकबर संघर्ष की नीति छोड़ता है, सहयोग की नीति अपनाता है। क्या अपनाता है? और अपने राजस्थान में हम पढ़ेंगे आगे, कईयों ने लड़ाई भी की थी, पर बड़ी सारी जगह पर अकबर ने क्या कर ली थी? संधियां। और उन लोगों की एनर्जी को अकबर ने अपने पक्ष में यूज लिया। कि अकबर अफगानिस्तान जीत रहा है, कि अकबर का सेनापति कौन है? आमिर का मान सिंह। अकबर साउथ इंडिया जीत रहा है, कि अकबर का सेनापति कौन है? बीकानेर का राय सिंह। तो बाद में उसने संघर्ष छोड़ दिया और इन लोगों को किस में लगा लिया? अपने सहयोग। तो इस युद्ध ने मुगलों की राजस्थान के प्रति जो फ्यूचर पॉलिसी वो डिसाइड कर दी कि राजस्थान के साथ अब मुगलों का संघर्ष नहीं होगा, राजस्थान के साथ मुगलों का क्या होगा? सहयोग होगा। देखो, इस युद्ध ने, दिस बैटल, इस युद्ध ने, दिस बैटल मुगलों की राजस्थान के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजस्थान। मुगलों की राजस्थान के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजस्थान। मुगलों की राजस्थान के प्रति भविष्य की नीति का निर्धारण किया। डिसाइडेड मुगल फ्यूचर पॉलिसी टुवर्ड्स राजस्थान। तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन, तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन, तथा कालांतर में एंड लेटर ऑन अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। अकबर ने संघर्ष के स्थान पर सहयोग की नीति अपनाई। अकबर एडोप्टेड कोऑर्डिनेशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ स्ट्रगल। संघर्ष के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? तो ये हो गया आपके खानवा के युद्ध का महत्व। अच्छा, खानवा में सांगा घायल हो गया था, घायल होने के बाद सांगा को लेके आए अपने दौसा में। एक जगह पड़ती है बसवा। कौन सी जगह पड़ती है? कौन सी जगह? बसवा। कहां पड़ता है दौसा? दौसा में। यहां सांगा का इलाज किया, सांगा को होश आ गया। होश आ गया, सांगा ने पूछा भाई अपने कहां पे हैं? तो कहा सर अपने बसवा है। खानवा में क्या हुआ? खानवा में अपने हार गए। तो सांगा यहां से आ जाता रणथंभौर। कहां चला जाता है? रणथंभौर जाके बैठ जाता है। इतने में सांगा को समाचार मिला कि बाबर चंदेरी जा रहा है। बाबर कहां जा रहा है? क्योंकि चंदेरी वाले मेदिनी राय ने किसका साथ दिया था? सांगा। तो एक तो बाबर के ये दिमाग में कि मेदिनी राय ने सांगा का साथ दिया तो मैं मेदिनी राय से क्या लूंगा? बदला। फिर चंदेरी कहां पड़ता है? मालवा। और मालवा बहुत खेती वाली जगह थी। दिल्ली में जो कोई राजा बनता हो चाहेगा कहां पर कब्जा कर ले? मालवा। और मालवा में कब्जा करने के लिए मालवा के शक्तिशाली राजा को हराना जरूरी है। मालवा में शक्तिशाली कौन हो रखा था? मेदिनी राय। तो बाबर किससे लड़ने के लिए जा रहा था? मेदिनी राय। ये बात सांगा को रणथंभौर में पता चली। तो सांगा ने कहा मेदिनी राय ने अपना साथ दिया था, अपने आप किसका साथ देने के लिए चलते हैं? मेदिनी राय। वैसे भी बाबर से अपने को बदला लेना है, अपने खानवा में आ रहे थे, बाबर से बदला लेने का ठीक मौका है, अपने चलेंगे। तो जो साथ वाले थे उन्होंने कहा नहीं सर,
अभी अपने बड़ा एक युद्ध हारे हैं, आपकी तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं है, आप प्लीज थोड़े दिन रुक जाते हैं, थोड़ी एनर्जी और बटोरते हैं, थोड़ी शक्तियां और बटोरते हैं, सेना थोड़ी और इकट्ठी करते हैं, फिर अपने बाबर से लड़ लेंगे। बाबर इतनी बड़ी कोई बात नहीं, एक बार आप रुक जाओ। लेकिन सांगा ने कहा कि नहीं, सांप रहे खड़ा नदी त्वार कदावे, किसी को सांप खा जाए तो झाड़ा रविवार को लगेगा, तो रविवार तक का वेट कब किया जाए, अपने तो अभी चलते हैं। तो सांगा यहाँ से वार रवाना, यहाँ से रवाना हुआ तो इधर यूपी एमपी बॉर्डर में, यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच। कौन सी जगह पड़ती है? इरीच। वहां खाना खाने के लिए बैठे, साथ वालों ने फिर सांगा कहा कि सर रुक जाओ प्लीज, थोड़ा देख लो। सांगा नहीं मना तो साथ वालों ने लगा ये खुद तो मरेगा, अपने को भी मराएगा, इसलिए खाने में क्या मिला दिया, जहर। पहले शीशा पीस के मिला दे, धातु होती है शीशा, लेड जिसको बोलते, वो उसे कहते वॉमिटिंग हुआ करती थी, खून की उल्टियां आती, थोड़ी देर में आदमी मरता था। सांगा वहां से और रवाना हुआ, आगे चल के गांव हो रहा है कालपी। कौन सा गांव है? कालपी। वहां कालपी में सांगा की डेथ हो जाती है। तो सांगा को जहर तो कहां पर दिया गया था, और सांगा की डेथ कहां पर हो गई? वापस लेके अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़। कौन सी जगह? यहाँ सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। तो सांगा की छतरी कहां पर बनाई हुई है? तो अब कोई पूछे सांगा का इलाज कहां पर किया गया था? बसवा। कहां पर किया गया था? बसवा। सांगा को जहर कहां पर दिया गया? सांगा की मृत्यु कहां पर हुई? सांगा की छतरी कहां पर है? याद रह जाएगी बात है, चारों उतार लो, फिर लिखवा मैं दूंगा आगे क्या क्या लिखना है। लिख लो, बसवा में आगे लिख लो, यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। यहां पर घायल सांगा का इलाज किया गया था। इंजर्ड सांगा वो ट्रीटेड हियर। दूसरा लिख लो, इरीच। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वो पॉइजन्ड हियर। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। हमें तो अपनों ने लूटा। यहां पर सांगा को जहर दिया गया था। सांगा वो पॉइजन्ड हियर। अगली जगह कौन सी है? कालपी। लिख लो, यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा डाइड हियर। यहां पर सांगा की मृत्यु हो गई थी। सांगा डाइड हियर। और लास्ट कौन सा आपका? मंडलगढ़। लिख लो, सांगा की छतरी, सेनेटअप ऑफ सांगा। सांगा की छतरी, सेनेटअप ऑफ सांगा। अब लिखो उपाधियां, टाइटल्स, सांगा की उपाधियां क्या क्या थी। लिखो, हिंदू पथ और रेमनेट्स ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का भग्नावशेष। क्या क्या उपाधियां बताओ देखिए। हिंदू पथ और सैनिकों का भग्नावशेष। पहली उपाधि क्या बताओ देखिए, हिंदू पथ। पथ का मतलब पति, पति का मतलब स्वामी, वो हिंदुओं का स्वामी था। उस टाइम का हिंदुओं का बड़ा राजा था, इसलिए उपाधि क्या दे दी। ये ठीक वैसी उपाधि है जैसे बापा रावल हिंदुआ सूरज है, जैसे हमीर प्रबल हिंदू है, जैसे कुंभा हिंदू सुल्तान, वैसे वैसे सांगा क्या कह दिया गया। आई बात समझ। दूसरा क्या है? सैनिकों का भग्नावशेष। दो शब्द देखो, एक है भग्न, एक है अवशेष। क्या क्या दो शब्द है? भग्न और अवशेष। अवशेष का मतलब होता है टुकड़े, अवशेष का मतलब क्या होता है? टुकड़े। भग्न मतलब जला हुआ। कोई चीज जला दो, उसके बाद उसका टुकड़ा बच जाए, जैसे ये पेन है, मैं इसको जला दूं और लास्ट में वैसे टुकड़ा सा छोटा सा बच जाए यूं। सांगा सैनिक के रूप में वैसा ही था। हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान, 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। कितने घाव थे तन पे? कितने घाव थे? लेकिन मन में उसके कोई भी चिंता
हरिवंश राय बच्चन कह के गए कि मन के हारे हार है न मन के जीते। एक आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी अपनी राजधानी चित्तौड़ छोड़ के लड़ने जा रहा है बयाना। इसका मतलब उस आदमी में कॉन्फिडेंस की कोई भी कमी क्या हुआ? हाथ पैर कहां गए थे? किराए पे दे दिए थे किसी को। उसने क्या करूंगा दो हाथों का? एक खूब है, पैर भी एक खूब है, आंख दो दो चीजें दो दो है, एक एक ले लो भाई साहब। किराए पे दिया करता था, कोई ले सकता था उससे। युद्ध लड़े इतने। मैंने कल ही बताया था, अपने भाइयों से लड़ाई हुई तभी आंख फूट गई थी उसकी, उसमें आंख चली गई थी उसकी, है ना। ये जेम्स टोड कहता है कि एक सैनिक के रूप में टूटा फूटा सैनिक था। ये तो पूरा सैनिक है, स्वस्थ सैनिक है। अब आधा ही सैनिक है तो क्या हो गया? सैनिकों का भग्नावशेष। ऐसा कौन कहता है उसको? लिख लो कोष्टक में जेम्स टोड। सैनिकों का भग्नावशेष के कोष्टक में लिख लो जेम्स टोड। किसने कहा उसको ऐसा? राजस्थान का इतिहासकार हुआ जेम्स टोड, वो कहता है सांगा को क्या था? सैनिकों का भग्नावशेष। अच्छा, बाबर अपनी किताब में इसका वर्णन करता है। बाबर लड़ा था तो वर्णन तो करेगा। तो बाबर ने जो बुक लिखी उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबर कहता भाई साहब बहुत तगड़ा राजा है, और इसके दरबार में 7 राजा रहते हैं। कितने राजा रहते हैं? 9 राव रहते हैं। 9 कौन रहते हैं? और 104 सरदार है। कितने सरदार है? अब सुनना, देखो मेरी बात। राजा तो राजा समझ ही गए। अपने यहाँ पर कई राजा नाम के कई टाइटल लगाते हैं राव, जैसे पढ़ते हैं मारवाड़ का राव चुंडा, मारवाड़ का राव चुंडा। और देख लो आप सांगा की सेना में कितने अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए। तो कहता है सांगा के दरबार में कितने राजा है? कि उसके अंडर में 7 तो बड़े बड़े राजा है। कितने राव है? और छोटे मोटे सेनापति तो कितने हैं? ये छोटा मोटा राजा नहीं है भाई साहब। उसके दरबार में 7 राजा रहते हैं, 9 राव रहते हैं, 104 सरदार। ऐसी कौन सी किताब में? अब कोई पूछेगा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सेनापति या सरदार थे, ऐसा कौन सी पुस्तक में लिखा गया? समझ गए बात? नीचे अलग से एक लाइन लिख लो। बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 किंग्स, 9 राउज एंड 104 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। देयर वर 7 किंग्स, 9 राउज एंड 104 कमांडर्स इन सांगाज कोर्ट। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। कितने राजा थे? 7। कितने राव थे? 9। कितने सरदार थे? ऐसा कौन सी बुक में लिखा हुआ है? अगला राजा लिखो अपने, रतन सिंह। है? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताओ तुम्हारा। हाँ? हाँ? वंशिका। इस नाम की यदि कोई दूसरा हमारे गांव में हो सकती है ना? वो करें हम उनके गांव में, हमारे गांव में। हाँ? हाँ? एक एक बड़ी वह सरदार का मतलब होता है वह जो नेतागिरी करे, आगे आगे चले, वो कौन होता है? सरदार। इसलिए वल्लभ भाई पटेल के नाम क्या क्या है? सरदार। फाड़ के फेंक दे। जो नेतागिरी करे, जो आगे आगे चले, उसको क्या बोलते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल के नाम क्या क्या लगाते हैं? सरदार। पर्चियां नहीं भेजनी भाई रे, है ना। मैंने एक दिन पहले ही आपको कहा था, आप क्लास में खड़े होके 10 बार, 100 बार, 1000 बार सवाल पूछ सकते हैं, कोई पर्ची नहीं भेजेगा। इसके देखो 2 नुकसान है। तू पूछ रहा है, तू पर्ची भेज रहा था, तूने भेजिए क्या? लव लेटर लिखता रहता है। खड़ा हो जा, छोटी सी उम्र है, खड़ा नहीं हुआ जाता तेरे से। हाँ? हाँ? संगा की छतरी कितने भी खंभों की नहीं है, बैठ जा। ठीक है? देखो मैं बताऊं, पर्चियां भेजने के 2 नुकसान है। एक नुकसान तो है आप दब्बू बन के रह जाते हैं, है ना। आपको हमेशा फिर लोगों के बीच में खड़े होने में डर लगेगा, वरना ये उम्र है, झिझक खुल जाएगी, अपने अपने बैठे। होता क्या, बंदा कोई सवाल पूछने सोचता है यार ये सवाल पूछा और फर्जी सवाल हुआ और लोग हंस गए तो, या मैं ये पूछूंगा नहीं पूछूंगा क्या पता ये मुझे ही नहीं आ रहा हो बाकी सबको आ रहा हो, इतना इजी सा हो। तो आप चिंता मत करना, सब एक जैसे हैं। जो आपको नहीं आता हो दूसरों को भी
इसलिए खड़े होके पूछ लिया करे। उल्टा कई बार तो ऐसा होता है कि कोई जब खड़ा होके पूछता है सवाल तो उसके आसपास वाले कहते थैंक यू, आ तो हमें भी नहीं रहा था, हम पूछ नहीं रहे थे, तूने क्या कर लिया, पूछ लिया। दूसरा, जब आप पर्ची भेजते हो तो जितने लोगों के हाथ से वो पर्ची जाती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। आप जब गोते मार मार के ले आगे कई होंगे जी में और आती है, पढ़ लूं किसने भेजी है। तो आपने ऐसा नहीं करना है ना। अगला राजा कौन है, रतन सिंह। लिखो, यह है सांगा। हाँ, है? सरदार का मतलब सेनापति, क्या हो गया, सामंत का दो, सेनापति का दो, सरदार का एक ही बात, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बड़े बड़े नेताजी कुल मिलाकर मतलब नेता टाइप के लोग। लिखो, हाँ बैटल ऑफ बाड़ी का क्या मतलब हो, साम्राज्य विस्तार। ज्यादातर राजाओं के वही हुआ करते थे, इधर से वो आने की कोशिश कर रहा था, वो रोक रहा है उसको। लिखो, देखो यह सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा, यह सांगा का बेटा था, ये वो सन ऑफ सांगा। बूंदी में एक राजा था, उसका नाम था सूरजमल। क्या नाम था, कहां का राजा सूरजमल, बूंदी। इस बूंदी वाले सूरजमल की और इस मेवाड़ वाले रतन सिंह की आपस में बनती नहीं थी, थोड़े बहुत किसी बात पे हो ही रखी थी पहले। एक दिन दोनों साथ में शिकार खेलने के लिए गए, वहां शिकार को लेकर दोनों की लड़ाई होगी, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। लिखो, यह है बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। ही डाइड while fighting against सूरजमल ऑफ बूंदी। यह है बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। ही डाइड while fighting against सूरजमल ऑफ बूंदी। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। अगला लिखो, विक्रमादित्य। बस इसमें केवल याद रखने वाला आपने इतनी बात थी कि सांगा के ठीक बाद मेवाड़ का राजा कौन बना था, तो कौन बना था, अगला राजा कौन है, विक्रम। लिखो, पिता सांगा, माता कर्मावती। पिताजी कौन है, सांगा। मम्मी कौन है, कर्मा। विक्रमादित्य में ज्यादा कोई लक्षण थे नहीं, तो कहा यार विक्रमादित्य शासन संभाल तो पाएगा नहीं, तो कर्मावती ने कहा मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो, राजा की सीट पे बिठा दो। तो उसकी मम्मी उसकी क्या बन गई, सरंक्षक। क्या बन गई, महिला है तो अपने कह देंगे सरंक्षिका, गार्जियन। लिख लो, सरंक्षिका, गार्जियन। गार्जियन लिख लो, कर्मावती, सरंक्षिका, गार्जियन बराबर कर्मावती। अब कोई पूछ ले भाई कौन से राणा के शासन काल में उसकी माता शासन संभालती थी, विक्रमादित्य, माता का नाम क्या था, कर्मावती। अब कर्मावती शासन संभाल रही। मेवाड़ के पास में पड़ता है गुजरात, 1533 की बात है। गुजरात का राजा उसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है, और बहादुर शाह को लगा अरे यार आजकल मेवाड़ कमजोर हो रखा है और क्यों ना अपने फायदा उठा लिया जाए, और बहादुर शाह मेवाड़ पर अटैक कर देता है। कहां का राजा बहादुर शाह, गुजरात। कब अटैक कर देता है, 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी। 1533 ईस्वी में, इन 1533 एडी बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक ऑन मेवाड़। बहादुर शाह कोष्टक में गुजरात लिखना भैया ना। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, कोष्टक में गुजरात लिखना। बहादुर शाह अटैक ऑन मेवाड़। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, बहादुर शाह अटैक ऑन मेवाड़। कर्मावती समझदार महिला थी, वो इस बात को जानती थी कि भाई अपने 1527 में खानवा जैसा बड़ा युद्ध हारे हैं, 28 में सांगा की डेथ हो गई, 31 में रतन सिंह की डेथ हो गई, विक्रमादित्य में भी ज्यादा लखन है नहीं, संकटों में घिरा हुआ मेवाड़ है, अभी बड़ी लड़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं। वो बहादुर शाह से संधि कर लेती है। पर बहादुर शाह क्यों संधि करे, तो बहादुर शाह को लालच दिया गया कि हम तेरे को रणथंभौर का किला दे देंगे। कौन सा दे देंगे, हम हमारा एक किला दे देते हैं रणथंभौर, तो किला लेकर वापस चला जा। बहादुर शाह को लगा यार बैठे बैठे फ्री फोकट में अपने को क्या मिल रहा है, रणथंभौर, बिना लड़ाई के मिल रहा है, तो रणथंभौर लेके वापस चला गया। देख लो, कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभौर फोर्ट। कर्मावती ने रणथंभौर किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर किला देकर संधि कर ली। कर्मावती कंक्लूडेड ट्रीटी बाय गिविंग रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर किला देकर क्या कर ली, संधि।
बहादुर शाह को लगा ये ठीक है, बिना लड़े ही अपने को क्या मिल गया, रणथंभौर। थोड़े दिन बाद उसने सोचा एक हमला और कर लेते हैं, मेवाड़ वालों के पास किलों की कमी तो है नहीं, 84 में से 32 तो अकेला कौन बना के चला गया था, और नहीं तो मचान बहुमती मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। लिख लो 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, 1534-35 ईस्वी में, इन 1534-35 एडी, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह अटैक्ड अगेन ऑन मेवाड़। बहादुर शाह कहां का राजा, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती को पता था इस बार संधि करने का कोई मतलब नहीं, यूं संधियां करके किले देते रहते हर बार आता रहेगा, अपने क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई। पर लड़ाई में अकेले अपनी पार पड़ेगी नहीं। छोटी क्लासों में आप पढ़ते हो कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। किसको राखी भेजती है, उन दिनों जो मुगल बादशाह था वो कौन था, हुमायूं। तो कर्मावती ने किसको राखी भेजी, और कहा तू मेरा भाई है, हमारी सहायता करने के लिए। देखो कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, सेंट राखी टू मुगल एम्परर हुमायूं। तथा सहायता की मांग की, डिमांडेड हेल्प, तथा सहायता की मांग की, डिमांडेड हेल्प, सहायता की मांग की। लेकिन हुमायूं वहां से आता नहीं आता, उससे पहले बहादुर शाह ने भी अपना एक मैसेज हुमायूं के पास भेजा। पर बहादुर शाह ने भेजा कि हुमायूं मैंने सुना यार तुम मेवाड़ वालों की सहायता करने के लिए आ रहे हो, पर भाई ये तो बात गलत है यार, मैं मुसलमान तुम मुसलमान, मैं हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहा हूं, तुम इन हिंदुओं की क्यों सहायता कर रहे हो। कुल मिला के हुमायूं इनकी सहायता करने के लिए नहीं, हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं आया। तो अब मेवाड़ वालों को लगा अब तो लड़ना ही पड़ेगा, पर अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना बहुत ही ज्यादा है। अब अपने पास एक ही तरीका है, साका। क्या है, तो 1535 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ। कौन सा साका हुआ, देखो 1535 ईस्वी में, इन 1535 एडी, 1535 ईस्वी में, इन 1535 एडी, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड, चित्तौड़ के किले में किया गया। चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। साका बताया था मैंने, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, सेकंड साका ऑफ चित्तौड़ वाज हैपेंड। साके में क्या चीजें होती है, एक होता है जौहर और एक क्या होता है, केसरी। जौहर करते हैं पुरुष और केसरिया करती है महिलाएं। तो अच्छा लिखो, रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। रानी कर्मावती ने जौहर किया, क्वीन कर्मावती कमिटेड जौहर। अच्छा जौहर का मतलब आप अग्नि में बैठ के जल जाओगे, तो आपको पता है भाई अपने मरने वाले हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि आदमी को दान पुण्य करने चाहिए ताकि मरने के बाद में उसके आगे काम आएंगे, परलोक में काम आएंगे। अब जब आपको पता ही है, वरना क्या आदमी सोचता रहता है कर देंगे कर देंगे, कल करेंगे परसों करेंगे, फिर एक दिन मर जाता है, तब तक उससे होता नहीं। पर अब किसी आदमी को पता ही कि मैं अब कल मरूंगा, मैं या आज मरूंगा, आज 2 घंटे पहले मरूंगा, फिक्स है उसका, तो फिर है कि भाई उसके हाथ से दान पुण्य होने चाहिए। तो रानियां जब ये जौहर किया करती ना, उससे पहले दान देती। तो अपने पास जो जमीन होती वो जमीन का दान दे के जाती, गहने होते गहनों का दान दे के जाती। तो कर्मावती ने किसी एक व्यक्ति को जमीन दान में दी। व्यक्ति क्या दी, तो जमीन का पट्टा होता है, आज भी अपना होता है, अपना प्लॉट है तो अपने पास क्या होता है, पट्टा। मैं आपसे पूछूंगा ये प्लॉट किसका, आपको मेरा, मैं क्या प्रूफ है, आप मुझे दूसरे दिन पट्टा ला के लिखा दो, सर ये पट्टा पड़ा ही है। तो पहले भी ऐसे जमीनों के पट्टे दिए जाते। आजकल पट्टे किस पे लिखे होते हैं, कागज पे। पहले ये था कि यार कागज तो खो जाए, गल जाए, फट जाए, फिर ये कल को आगे कोई कब्जा कर लेगा, तो वो तांबे पे लिख के देते। किस पे लिखते, तांबे की पतली सी प्लेट लिया करते, उस पे लिख के देते, जब तक सूरज और चांद रहेगा जमीन फलान जी के पास रहेगी। एग्जैक्टली ये लिख के देते, जब तक सूरज और चांद रहेगा ये जमीन इसको दे रहे हैं, इसके बेटे पोते पड़पोते सड़पोतों के पास में हमेशा रहेगी। उनको बोलते ताम्र पत्र। क्या बोलते, तांबे पे पट्टा लिखा हुआ इसलिए क्या बोलते, ताम्र पत्र। आपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है पुर, कौन सी जगह, वहां से हमें एक ताम्र पत्र मिला है। कहां से मिला है ताम्र पत्र, पुर कॉपर प्लेट मिलती है हमें, और उसमें लिखा हुआ है कि रानी कर्मावती ने जौहर करने से पहले किसी व्यक्ति को जमीन का क्या दिया था, दान दिया था। अब पूछे कि कर्मावती की जौहर की जानकारी कौन से ताम्र पत्र से मिलती है, या पुर ताम्र पत्र क्या जानकारी देता है।
कर्मावती के जोहर। अब जब पट्टा जारी करेंगे तारीख भी लिखेंगे, पट्टा किस दिन जारी किया गया, लिखा हुआ 1535। इससे हमें पता चलता है कि ये जोहर कब हुआ है, 1500। बोले बड़ी बात, लिखो। पूर्व ताम्रपत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पूर्व भीलवाड़ा में जगह है। पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। पूर्व ताम्रपत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। पूर्व ताम्रपत्र से इस जोहर की जानकारी मिलती है। पूर्व कॉपर प्लेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस जोहर। अब महिलाएं कर लेती जोहर और पुरुष क्या करते हैं, केसरी। अब किले के अंदर साहब कौन केसरी को लीड कौन करे, राजा कौन है, विक्रमादित्य। तो केसरी को लीड कौन करता है, हमेशा राजा, क्योंकि वहां किसने किया था, रतन सिंह। पर विक्रमादित्य में लखन हो तो कर्मावती को संभालना ही कौन पड़े। उल्टा विक्रमादित्य तो ये जोहर और साका होने से पहले, लड़ाई होने से पहले इसको ननिहाल भेज दिया गया था। कर्मावती बूंदी की थी। कर्मावती कहाँ की थी, तो विक्रमादित्य का ननिहाल कहाँ हो गया, बूंदी। इसलिए विक्रमादित्य कहाँ भेज दिया था, बूंदी, कि भाई इस राजा को वहां पर सेफ रखो, बाद में जो भी होगा उसके बाद में उस हिसाब से कर लेंगे। तो विक्रमादित्य तो कहाँ बैठा है, बूंदी। अब जो किले में बैठे हैं इनमें कोई सीनियर आदमी, उसके नेतृत्व में क्या किया जाए, केसरिया। खानवा के युद्ध में देवलिया से भाग लिया था भाग सिंह। किसने भाग लिया था, और खानवा के युद्ध में बच गया था। खानवा के युद्ध में मरा नहीं था। तो भाग सिंह का, भाग सिंह एक बार सेवा का मौका फिर दे रहे हैं, और साके में जिंदा रहने की कोई संभावना। तो इसको लीड कौन करता है, देवलिया का भाग सिंह। देवलिया मतलब आज का प्रतापगढ़, लिख लो। देवलिया के भाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ भाग सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के भाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ भाग सिंह ऑफ देवलिया। देवलिया के भाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ भाग सिंह ऑफ देवलिया। मेवाड़ के राणा को क्या बोलते थे, दीवान। आज राजा वाली जगह कौन जा रहा है आपका, देवलिया वाला बंदा, इसलिए देवलिया इसका नाम पड़ गया भाग सिंह का, देवलिया दीवान। क्या पड़ गया, देखो इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज देवलिया दीवान। ये देवलिया वाला उस दिन दीवान जी बना था, एक प्रकार से उसने लीड किया था। इसे देवलिया दीवान कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज देवलिया दीवान। इसे देवलिया दीवान भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज देवलिया दीवान। चित्तौड़ के किले में लड़ाई करता है। चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। क्या नाम है, पांडुपोल पे लड़ता हुआ मारा गया था, इसलिए इसकी छतरी कहां पर बनी हुई है, पांडुपोल, लिख लो। बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपोल, सेनेट ऑफ बाघ सिंह। बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपोल। अब भाई मेवाड़ पे कब्जा करके बैठ गया बहादुर शाह। कब्जा करके कौन बैठ गया, बहादुर शाह। अब सुनना, देखो इधर, ये आपका गुजरात, ये अपना मेवाड़, इधर आपका मालवा। बहादुर शाह कहां का राजा है, पर बहादुर शाह बड़ा शक्तिशाली बंदा था भाई। बहादुर शाह ने मालवा पे भी कब्जा कर रखा था। बहादुर शाह मूल रूप से ओरिजिनली राजा कहां का है, गुजरात, लेकिन कैप्चर क्या कर रखा उसने, मालवा। मतलब गुजरात भी उसका और मालवा भी उसका। और अभी बहादुर शाह किस पर कब्जा करना चाहता है, कहां पर करना चाहता है, मेवाड़। यदि मेवाड़ पर कब्जा कर लेता है, गुजरात भी उसका, मेवाड़ भी उसका, मालवा भी उसका। जब वो मेवाड़ में आया तो कर्मावती किसको राखी भेजती है, हुमायूं। किसको भेजती है, हुमायूं। उस दिन, उन दिनों मालवा से थोड़ा ऊपर की तरफ था, ग्वालियर। कहां पे था, हुमायूं ग्वालियर बैठा है। तो ग्वालियर में उसको मैसेज किया गया कि भाई तू हमारी हेल्प करने के लिए आ। लेकिन हुमायूं ने इनकी हेल्प नहीं की, पर हुमायूं ने दिमाग लगाया। हुमायूं ने कहा कि बहादुर शाह कहां का राजा है, गुजरात। अभी कहां पर बैठा है, मेवाड़। उसका कब्जा कहां पर रखा है, मालवा। मालवा तो खाली पड़ा, वो मालवा से ठीक ऊपर ही था। वो नीचे आया, उसने मालवा पे कब्जा कर लिया। तुझे मरने दो, ना तो मेवाड़ की हेल्प करनी, ना अपने बहादुर शाह की हेल्प करनी, अपने कहां कब्जा करते हैं, मालवा सुनना ही पड़ा है आपने। तो अब मालवा किसके पास चला गया, लेकिन इसके बदले में बहादुर शाह क्या जीत गया। अब बहादुर के पास वापस दो है, एक तो उसके पास है गुजरात, एक है उसके पास मेवाड़, पर उसके हाथ से निकल क्या गया, मालवा। मालवा में कौन बैठा है, बहादुर शाह कहां बैठा है, अब खाली क्या पड़ा है। तो हुमायूं ने फिर दिमाग लगाया कि अपने गुजरात चल लेते हैं। कहां चल लेते हैं, तो बेचारे बहादुर शाह को लगा कि यदि हुमायूं गुजरात की तरफ गया तो गुजरात खाली पड़ा है। अपना मूल राज्य कौन सा है, गुजरात। मेवाड़ पे तो कब्जा करके बैठे हैं, यदि गुजरात अपने हाथ से निकल गया तो मेवाड़ में करेंगे क्या।
मेवाड़ वाले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस लड़ने के लिए आएंगे। इससे अच्छा अपने गुजरात भाग के जाते हैं। तो ये बेचारा अपने किसी बंदे को यहाँ पे बिठा के वापस कहाँ भाग गया। हुमायूं को जब पता चला गुजरात वापस बहादुर से चला गया, हुमायूं का छोड़ो, तो हुमायूं वापस चला गया ऊपर। हुमायूं मालवा पे कब्जा करता है, इधर गुजरात की तरफ नहीं आता है, वापस चला जाता है। अब बहादुर शाह कहाँ बैठा है? गुजरात। उसका बंदा कहाँ बैठा है? मेवाड़। और मालवा किसके पास है? हुमायूं। इधर गुजरात से अपने ऊपर की तरफ इस वाली साइड के अंदर आ गए आपके महाराष्ट्र, गोवा, ये सब आ गए। इधर नीचे की तरफ सॉरी, महाराष्ट्र गोवा वाला ये इलाका आना शुरू हो गया। इस महाराष्ट्र गोवा वाले इलाके में, गोवा की तरफ, या एग्जैक्टली जो जगह मैं बताऊं, दमन दीव। दमन दीव नाम सुना? ये जो दमन दीव, ये जो गुजरात का टच करता हुआ इलाका है, यहाँ पे कब्जा कर रखा है पुर्तगालियों ने। किसने कब्जा कर रखा है? वास्को डी गामा 1498 में भारत आ गया था। अब वो दमन दीव पे कब्जा कर गए थे। यहाँ पे दमन दीव के टैक्स को लेके बहादुर शाह के पुर्तगालियों के बीच में लड़ाई चल रही है। बहादुर शाह कह रहा है गुजरात के पास में दमन दीव टैक्स मैं लूंगा, पुर्तगाली कह रहे हैं हमारा इसलिए टैक्स हम लेंगे। तो वहां पुर्तगाली लड़ रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह कहा कि तू दमन दीव आ हमसे बातचीत करने के लिए, और टैक्स की बातचीत करते हैं। तो बहादुर शाह दमन दीव किससे बातचीत करने के लिए गया? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने कहा अब लड़ाई किस बात की? समुद्र की, कि समुद्र में जो भी बिजनेस होगा या तो बहादुर शाह टैक्स लेगा, या टैक्स कौन लेंगे? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने बहादुर शाह कहा कि समुद्र की बातचीत समुद्र में जाके करते हैं, जमीन पे क्यों करे। तो बहादुर शाह को बिठाया जहाज में, अरब सागर के बीचों बीच लेके गए, ले जाके फेंक दिया। ये आरपीसी का सवाल है, भारत के कौन से राजा को पुर्तगालियों ने समुद्र में फेंक दिया था? किसको फेंक दिया? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह मर गया। बहादुर शाह मर गया तो मेवाड़ में उसका बंदा बैठा। ये बात मेवाड़ियों को पता चली कि इस बंदा बेटा, इसका तो मालिक ही समुद्र में डूब के मार दिया गया। मेवाड़ी पड़े जिस बंदे को कूट काट के निकाल दिया। वापस मेवाड़ वालों ने अपने मेवाड़ पर क्या कर लिया? कब्जा। अब मेवाड़ वालों की दिक्कत, इतने दिन तक शासन कौन संभाल रही थी? कर्मावती। कर्मावती तो मर गई अब, और न केवल कर्मावती मरी, साके में डंके डंके सारे लोग मर गए। अब क्या किया जाए? तो एक बंदा बैठा था, कहा इसको संभला दो थोड़े दिन के लिए। उस बंदे का नाम था बनवीर। क्या नाम था भाई? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य में लखन है नहीं ज्यादा, तो इन लोगों ने, मेवाड़ वालों ने दिमाग लगाया कि विक्रमादित्य का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? तो यार उदय सिंह को राजा बना देते हैं। पर किसी ने कहा यार 27 में खानवा हरे, 28 में सांगा की डेथ हो गई, 31 में रतन सिंह की डेथ हो गई, 35 में कर्मावती वाला साका हो गया, 4 बड़े बड़े झटके लगे। अचानक उदय सिंह को शासन दिया जाएगा, उदय सिंह संभाल नहीं पाएगा। थोड़े स्टेबिलिटी लेके आते हैं एक बार मेवाड़ में, उसके बाद अपने उदय सिंह को क्या बना देंगे? राजा। तो तब तक सीट को कौन संभालेगा? तो तब तक कौन संभाल ले? तो मेवाड़ का प्रशासक किसको बना दिया गया? बनवीर। ये अपन पढ़ रहे थे कल, उड़ना राजकुमार, वो जो पृथ्वीराज था उसकी दासी का बेटा था। किसकी दासी का बेटा था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। क्या नाम है? बनवीर। बनवीर का बनवीर तू एक बार राजा वाली सीट पे बैठ, तब तक जब तक कि हम किसको राजा ना बना दे। उसने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगा। लिखो, बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर वॉज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मेवाड़। बनवीर को मेवाड़ का क्या बनाया गया? अब वो जब सीट पे बैठा एडमिनिस्ट्रेटर बन के, तो मजे आए उसको। उसको लगा राजा वाली सीट तो ठीक है यार, सबको ऑर्डर देने, सारे उसकी बात मानते हैं, सब उससे पूछते हैं। पर वो मन ही मन सोचता कब तक, जब तक किसको राजा ना बना दे। और उसको लगता उदय सिंह को कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। तो उस दिन दिमाग में आएगी उदय सिंह को सल्टा दूं तो फिर तो मैं ही हूं राजा। पर फिर उसके हाथों हाथ दिमाग में बात आई कि नहीं, यदि उदय सिंह को मार भी दिया तो ये लोग विक्रमादित्य को वापस बना देंगे। भले ही विक्रमादित्य कितना ही बेलखना हो, पर सांगा का तो बेटा ही, मेवाड़ वाले कह देंगे टेढ़ा है। पर तो उसको लगा मैं दोनों को मार दूं, तो मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं और उदय सिंह को, फिर इनके पास कोई भी चॉइस। सांगा के 2 बेटे हैं, दोनों को मार दूंगा, फिर इनको मेरे को राजा मानना ही पड़ेगा। और वो एक दिन विक्रमादित्य को मार देता है। किसको मार देता है? बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर मर्डर्ड विक्रमादित्य। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी? अब आगे की बात सुनना आपको, हालांकि सबको बात पता है, फिर भी सुनना आप, है ना, उसमें कई चीजें निकलेगी अपने। अब बनवीर मारना चाहता है उदय सिंह को। किसको मारना चाहता है? उदय सिंह। एक नौकर ये सब घटनाक्रम देखता है कि बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। और वो किससे मारने के लिए जाएगा? उदय सिंह। वो भाग कर जाता है उदय सिंह के घर। उदय सिंह को संभालने वाली जो महिला, उनका नाम है पन्ना। क्या नाम है?
पहले जब राजकुमार राजकुमारियां हुआ करते, जो रानियों के बच्चे हुआ करते, उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको बोलते दाई माँ। क्या बोलते? दाई माँ बोला करते। तो एक पन्ना नाम की महिला है जो उदय सिंह की दहाई है। किसकी दहाई है? उदय सिंह की दहाई है, उदय सिंह की दहाई माँ है वो। तो मैं नॉर्मल एक वर्ड बताऊं, अभी भी अपने गांव में वह महिला जो बच्चों की डिलीवरी करवाती है, उनको बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? वो दाई वर्ड इसी से बना है। दहाई 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 दहाई, अपने अपने क्या लेके आए उसको दाई। बाकी एग्जैक्टली वो शब्द क्या होता है? दहाई। अभी भी आप ऐसे मान लो कि वे महिलाएं जो वर्किंग वुमन होती है, वो महिलाएं जो ऑफिस में काम करती है, आज शहरों के अंदर उनके बच्चों को कौन संभाले? तो क्रेच वगैरह बने थे, आया है ना, कोई नर्स रखी जाए, कोई आया रखी जाए जो उन बच्चों को संभाले। इसी प्रकार पहले रानियों के बच्चों को संभालने के लिए जो महिलाएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? दहाई। क्या बोलते हैं? दहाई। एक पन्ना नाम के दहाई दहाई है जो उदय सिंह को संभालते हैं। किसको संभालते हैं? उदय सिंह। कर्मावती जब जौहर कर रही थी, तब उसने पन्ना को बुलाया और पन्ना को बुला कहा कि पन्ना, इतने दिन तक मैं तो थी इसकी माँ और तू थी दहाई माँ। मैं तो जन्म देने वाली माँ और तू इसका पालन पोषण करने वाली माँ, पर अब मैं तो मर रही हूं। आज के बाद तू ही तो इसकी माँ और तू इसका ध्यान रखना। वो नौकर भाग के पन्ना के पास आया, उसने कहा दाई माँ, वो बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और पन्ना को लगा कि उदय सिंह का मरना केवल उदय सिंह का मरना नहीं है, उदय सिंह का मतलब है सांगा के परिवार का खत्म हो जाना। उदय सिंह के मरने का मतलब है सांगा के परिवार में से अब कोई भी राजा बनेगा नहीं। सांगा का एक बेटा जिंदा है, उदय सिंह, इसको राजा बनाना जरूर। और ये मेवाड़ का रहना है, क्योंकि कहा गया है कि बनवीर तब तक इस सीट पर बैठा रहे जब तक हम किसको ना बना दे? उदय सिंह। तो राणा तो कौन है? उदय सिंह। सीट पे तो बैठना है, तो मेवाड़ के राणा को कैसे मारा जा सकता है? फिर उसके पुनः याद आया कि कर्मावती कह के गई थी कि पहले मैं थी मार, तू थी दाहेमा, अब तू इसकी माँ और तू इसकी क्या है? दाहेमा। उसके अंदर की स्वामी भक्ति जागी और पन्ना को लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन किसको बचाना जरूरी है? उदय सिंह। पर क्या करें? क्या ऐसा हल हो सकता है कि उदय सिंह को बचा ले? अपने बनवीर का मुकाबला तो कर नहीं पाएंगे। उस महिला के दिमाग में और कुछ नहीं आया, उसके दिमाग में आया उसके खुद का बेटा था, उसका नाम था चंदन। क्या नाम था? वो हाथों हाथ चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाती है, चंदन को वहां सुला देती है, ऊपर कपड़ा डाल देती है कोई। बनवीर गुस्से में पागल था, गुस्से के अंदर ही वो आता है और आगे पन्ना कहता है कहाँ है उदय सिंह? कहाँ है? तो कई देर तो नाटक करती है, एक्टिंग करती है, क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा तेरे को मार के, तू यदि राजा बनना चाहता है बन जा, मैं उदय सिंह को लेकर चुपचाप बूंदी चली जाऊंगी, क्योंकि कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी। हम वापस बूंदी चले जाएंगे, हम वापस ही नहीं आएंगे, तेरे को मुंह नहीं दिखाएंगे, मत मार तू। उसने कहा तो पंचायती मत कर। बता रही है नहीं बता रही? तो उसने वो गुस्से में वैसे कहा ये सो रहा है, ऐसे मारना तो अभी मार दे इसको। उसने कपड़ा उठा के देखा, नहीं, वो चंदन को मार गया। किसको मार गया? ना भूतो ना भविष्य थी। किसी माँ ने अपने राजा को बचाने के लिए, अपने उस बेटे को बचाने के लिए उदय सिंह को अपने रियल बेटे की बलि दे दी थी। उस माँ का नाम क्या है? पन्ना। प्रातः स्मरणीय। ऐसा ना कोई कर पाया था, ना संभवतः है कोई कर। तो किसका बलिदान दे देती है पन्ना? किसका बलिदान देते? चंदन। लिखो लिखो, वह उदय सिंह को भी मारना चाहता थे, वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। He also wanted to kill उदय सिंह। वह कौन? वह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। He also wanted to murder उदय सिंह। लेकिन पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। बट पन्ना दहाई सेव्ड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। लेकिन पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। बट पन्ना दहाई सेव्ड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। लेकिन पन्ना दहाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। पन्ना दहाई सेव्ड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। सेव्ड उदय सिंह बाय सैक्रिफाइंग हर सन चंदन। शाम का सा टाइम था, जैसे बनवीर वहां से वापस निकला, पन्ना दहाई और उदय सिंह वहां से निकलते हैं, चंदन की लाश को लेकर निकलते हैं। बीच में नदी के किनारे चंदन का कहीं अंतिम संस्कार करते हैं। पन्ना दहाई और उदय सिंह आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोडा। टोंक में जगह पड़ती है टोडा। यहाँ टोडा के राजा को आगे पूरी बात बताई, ये बात है, हमें रहने की जगह दे। टोडा का राजा डर गया बेचारा। उसने कहा कि बनवीर को पता चल गया और रगड़ देगा मुझे। पता चल गया मैंने आपको यहाँ पे रखा, प्लीज घोड़े, गाड़ी, रुपए, पैसे, धन जो भी चाहिए लो, यहाँ से निकलो। उसने हेल्प की, लेकिन उसने अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। तो पन्ना और उदय सिंह यहाँ से जाते हैं डूंगरपुर। कहाँ जाते हैं? डूंगरपुर के राजा को बात की। उसने कहा कि अभी तक किसी को पता नहीं है, पता चल गया तो पीछे पीछे जाएगा, मुझे और मरेगा, कुछ चाहिए तो लो, यहाँ से निकलो।
अब पन्ना को लगा अब जाए कहां, तब पन्ना के दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। कौन सी है? और मेवाड़ के राणा पर जब भी संकट आए तो कहां चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। तो पन्ना और उदय सिंह कहां पहुंचे? कुंभलगढ़। उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे के पास था, उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा, है ना? देवपुरा नाम, आशा देवपुरा नाम का एक बंदा है, उसके पास कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला। आप हम आगे पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ोगे तब कि राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे? वो कुंभलगढ़ से चुनाव लड़ते थे। कहां से चुनाव लड़ते? इसका मतलब देवपुरा कुंभलगढ़ के आसपास रहते हैं। तो उन्हीं देवपुराओं में से एक देवपुरा, उसका नाम क्या है? आशा देव। और आशा देवपुरा के पास, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किला संभालता है। पन्ना गई और पन्ना जाकर आशा देवपुरा, ये बात है, मैं और उदय सिंह अंदर आना चाहते हैं, अंदर आने दे। आशा देवपुरा फिर डर गया बेचारा। उसने कहा कि पन्ना अंदर आने दिया और यदि उसको डाकी को पता चल गया तो? मेवाड़ का राजा तो कौन बना बैठा है? बनवीर। और मैं मेवाड़ में रह के तुमको शरण कैसे दे सकता हूं? जल में रहकर मगर से बेर। अब जल में रह के मगरमच्छ से बेर। तो पन्ना ने कहा हम जाए कहां? तो मेवाड़ का राणा उदय सिंह, ये यदि कुंभलगढ़ नहीं आएगा तो कौन आएगा? आशा देवपुरा ने कहा ये और किसी से पूछ लो तुम कहां जाना है, मैं यहां नहीं आने दे सकता। ये बात पता चली आशा देवपुरा की मां को। आशा देवपुरा की मां अंदर जब इस बात का पता चलता है, वो बाहर आती है और वो बाहर आके आशा देवपुरा को फटकारती है कि लिचड़, ये किला हमें सांगा जी दे के गए थे कि किला संभालना है। आज सांगा का खुद का बेटा उदय सिंह बाहर खड़ा होकर कह रहा है अंदर आने दे, और तू अंदर आने से मना कर रहा है। मूर्ख, इससे अच्छा तेरे जैसे को पैदा नहीं करती। तो आशा देवपुरा को यूं बुरा लगता है। आशा देवपुरा ने कहा आ जाओ भाई, माता जी इतना कह रहे हैं तो बाद में कुंभलगढ़ में इनको शरण कौन देता है? आशा देवपुरा। किस किस को? पन्ना धाय और उदय सिंह। लिखो, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ऑफ कुंभलगढ़, आशा देवपुरा ने पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। गेव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह। पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। गेव शेल्टर टू पन्ना दहाई एंड उदय सिंह। पन्ना दहाई तथा उदय सिंह को शरण दी। किसने दी शरण? आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने कौन से किले में? अब भाई कई दिन तक तो चुपचाप, थोड़े दिन से 7 महीने चुपचाप ही बैठे रहे, किसी कुछ भी बताया नहीं। थोड़ी बातें हल्की हल्की पड़ी, ठंडी मीठी हुई। तब पन्ना ने, उदय सिंह ने, आशा देवपुरा ने यहाँ प्लान किया और मेवाड़ के जो बड़े बड़े सामंत थे उनके पास मैसेज किया कि चुपचाप मिलने के लिए कुंभलगढ़ आओ। कहां पर आओ? मेवाड़ के सामंत कहीं पहुंचे। मेवाड़ के सामंत पहुंचे तो पन्ना दाई ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बनवीर को अपना राजा मान के बैठे रहो? शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा राजा बनवीर है। उनका तो क्या करें, बनवीर के अलावा किसको फिर माना जाए हमारे? तो उसने उसने कहा कि राणा सांगा का बेटा को राजा बनना चाहिए। उन्होंने, राणा सांगा वाले सारे मर गए। रतन सिंह पहले युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। नहीं, उदय सिंह अभी जिंदा है। कहां पर है? ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? उसने कहा मेरा बेटा चंदन। उदय सिंह को मैंने बचा लिया था। मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को कभी देखा ही नहीं था। उदय सिंह बचपन से अपने ननिहाल ही रहा था, इसलिए मेवाड़ के सामंत उदय सिंह को पहचानते भी। मेवाड़ के सामंतों ने पन्ना कहा कि पन्ना हमें मिले मजाक करने के लिए, मतलब तू अब अपने बेटे को राजा बनाएगी और हमें सब पता है ये चंदन है, ये कोई उदय सिंह नहीं है। तेरे मन में पाप है और तू चंदन को क्या बनाना चाहती है? राजा। पन्ना धायने का बात तुम्हारी भी सही है, लोग इस प्रकार के धोखे करते हैं। हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ इस प्रकार का धोखा कर रही हूँ, बेईमानी कर रही हूँ। तुम लोग तो इसको नहीं पहचानते क्योंकि बचपन से कहाँ रहा था? बूंदी। पर बूंदी वाले तो पहचानते हैं, उनका तो भांजा है, तो बुला लो बूंदी